हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज से करीब 30 साल पहले की बात है, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी बिल्डिंग में एक और किराएदार आने की खबर मिली, क्योंकि हमारे बगल से 2 कमरे और एक किचन का पोर्शन खाली था। हमारे मकान मालिक ने बताया कि आने वाले शख्स का अभी अभी विवाह हुआ है और वे बैंक कर्मचारी हैं, सभ्य इंसान भी हैं, इसलिए मैंने उन्हें किराएदार बनाने की इजाज़त दे दी है। दरअसल हमारे परिवार में हम 2 बहनें और हमारे माता पिता थे। हमारे पापा नहीं चाहते थे कि बगल में किराए से कमरे किसी लड़कों को दिए जाए, क्योंकि उनका लड़कियों का साथ था। करीब 1 हफ्ते के बाद नए किराएदार मेटाडोर में अपना सामान लेकर आ गए। मेरी मम्मी से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी पत्नी को दिवाली के बाद लेकर आ जाऊंगा। हम लोग भी बहुत खुश थे कि बगल में कोई ना कोई किराए से आ जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। करीब 1 महीने के बाद बगल वाले भैया भाभी को लेकर आ गए। हम दोनों बहनों का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भाभी के आने से हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। जल्द ही हम लोग उनसे घुल मिल गए। अब तो भाभी भैया के बैंक जाने के बाद सारा काम निपटाकर हमारे घर आकर बैठ जाती और बहुत सारी बातें करती। कभी अपनी शादी के किस्से तो कभी स्कूल की बातें बताती रहती। भाभी का बहुत ही मजाकिया स्वभाव था। भैया भाभी से थोड़े मोटे थे, इसलिए भाभी मजाक में उन्हें कभी कभी मोटू भी कहकर बुलाया करती थी और भैया को भी कुछ ना कुछ चिढ़ाती रहती थी। भैया थोड़े खामोश किस्म के थे, वो चुपचाप हंस देते, लेकिन भाभी का चुलबुलापन कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए भैया अक्सर उन्हें टोकते रहते थे। क्योंकि वे जाट परिवार के थे और जाटों में औरतें थोड़ा पर्दे में ही रहती हैं। हम दोनों बहनें अपने पापा को डैडी कहते थे, भाभी भी हमारे पापा को डैडी ही कहने लग गई। जब भी डैडी बाज़ार से आते तो भाभी भी आते ही पूछती, डैडी खाने के लिए क्या लेकर आए हो। डैडी भी हंसकर जो भी लाते भाभी को भी देते। इस तरह हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। क्योंकि मेरा 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम था, मैं पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त हो जाती थी। भाभी मम्मी के पास बैठकर दोपहर में कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई करती रहती और या फिर मम्मी के काम में भी हाथ बटा देती थी। भैया भी काफ़ी खुश थे कि उनको एक अच्छा पड़ोस मिल गया था और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें भाभी की कोई चिंता भी नहीं रहती थी। भैया का घर हमारे शहर से 3 घंटे की दूरी पर था। हर तीज त्यौहार पर या शनिवार इतवार की छुट्टी पर भैया और भाभी अपने घर चले जाते थे। इस तरह दिन बीतते गए। 1 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन अब भाभी को भी थोड़ी चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उनकी सास अब बार बार टोकती रहती थी कि 1 साल बीत गया, कोई खुशखबरी नहीं आई। एक दिन उन्होंने मेरी मम्मी से अपनी ये परेशानी बताई तो मेरी मम्मी अपनी पहचान की एक महिला विशेषज्ञ डॉक्टर के पास उन्हें ले गई। भैया और भाभी दोनों ही बहुत इस बात के लिए मम्मी के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने एक अच्छी राह उनको दिखा दी। अब भाभी का इलाज भी शुरू हो गया था, कुछ जांचें भी करवाई गई। साथ ही डॉक्टर ने यह आश्वासन भी दे दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह भाभी और भैया भी निश्चिंत हो गए। हमारे घर के बगल वाले घर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका छोटा लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। भाभी का तो बड़ बोला स्वभाव था ही, वह उससे भी बातचीत करती, मजाक करती। उसका नाम अमित था। एक दिन भैया अपने तय समय से 1 घंटा पहले ही बैंक से आ गए और भाभी अमित से बात कर रही थी। भाभी की निगाह अमित से बात करते करते सामने गई तो देखा भैया स्कूटर से आ रहे हैं। भैया ने भी भाभी को देख लिया था, क्योंकि भैया को लड़कों या आदमियों से बात करना पसंद नहीं था। उन्होंने भाभी को अंदर आकर काफ़ी डांटा और अमित से बात ना करने की चेतावनी भी दी। लेकिन भाभी भैया के मना करने के बाद भी जब भी मौका मिलता अमित से बात करती रहती थी।
हम लोगों को भी जब ये बात पता चली तो मैंने और मेरी मम्मी ने भी भाभी को समझाया कि आप बात ना करें, क्योंकि अगर भैया को पसंद नहीं है तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में तनाव होगा और आगे बात बढ़ती जाएगी। थोड़े दिनों के बाद भैया ने आकर भाभी से कहा कि हमारे बैंक स्टाफ में एक क्लर्क की शादी है, सो आज मैं शादी में जाऊंगा, तो तुम मेरा खाना नहीं बनाना। भैया आज जल्दी बैंक से आ गए और आकर उन्होंने शादी के हिसाब से अच्छे कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए। भैया जब बाहर गेट पर आए तो भाभी उन्हें छोड़ने बाहर तक आई। हम लोग भी बाहर ही खड़े थे। शाम का समय था। हम दोनों ने भी भैया को कहा कि भैया आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। भैया मुस्कुरा दिए। भैया स्कूटर उठाकर निकल गए। इतने में ही अमित भी भाभी से बात करने लगा। क्योंकि अमित और हमारे घर की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, सो पड़ोसियों से दीवार की मुंडेरी पर ही खड़े खड़े बात हो जाती थी। भाभी बड़ी बेफिक्र होकर अमित से बात करने में तल्लीन थी। उन्होंने सोचा कि भैया तो शादी में चले गए हैं, करीब 2-3 घंटे बाद ही आएंगे। इधर 2 मिनट बाद ही भैया अचानक से लौट आए, क्योंकि वे अपना रुमाल ले जाना भूल गए थे। भाभी उन्हें देखकर दौड़कर अपने कमरे में चली गई। भैया का मूड बहुत ख़राब हो गया था। भाभी को भी समझ में आ गया था कि आज तो क़यामत आने वाली है। भैया ने अपना रुमाल लिया और भाभी से बोले, मैं आकर तुझे बताता हूँ। भाभी हमारे पास आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोली, आज तो तुम्हारे भैया मार मार कर मेरी हालत ख़राब कर देंगे। मेरी मम्मी और मैंने समझाया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भैया इतने क्रूर नहीं हैं, वो मारेंगे नहीं, हाँ डांटेंगे ज़रूर, तो आप भी उनके सामने अपना मुंह मत खोलना। हम लोगों ने भाभी को सलाह दी, लेकिन भाभी बार बार एक ही बात को कहे जा रही थी कि भैया मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई भी अपनी पत्नी पर आए दिन हाथ उठाते रहते हैं। मेरी मम्मी ने आश्वासन दिया कि अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो तुम मुझे बुला लेना, मैं समझाऊंगी। दरअसल भैया मेरी मम्मी को दीदी कहते थे और मम्मी की काफ़ी इज्जत भी करते थे। खैर 2 घंटे के बाद भैया शादी से लौट आए और अपने कमरे में चले गए। हम लोगों को भी काफ़ी चिंता हो रही थी कि अब क्या होगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में बोलना हम सब ने उचित नहीं समझा। भैया ने घर आकर अपना कमरा बंद कर लिया था और उनके कमरे से टीवी चलने की आवाज़ भी आ रही थी। हमें लगा भाभी ने भैया से माफ़ी मांग ली होगी, सो मामला सुलझ गया होगा। दूसरे दिन सुबह हमें भैया के ऑफिस जाने का इंतज़ार था। जैसे ही भैया गए, भाभी 10-15 मिनट के बाद हमारे पास आ गई। उनका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। मेरी मम्मी ने जैसे ही पूछा कि क्या हुआ, भाभी मम्मी से लिपटकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने अपनी पीठ दिखाई जिसमें बेल्ट के निशान थे। दरअसल रात में भैया ने टीवी को फुल वॉल्यूम पर खोलकर भाभी की बेल्ट से बहुत बुरी तरह पिटाई की थी। भाभी की तकलीफ़ देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बोली, आने दो शाम को, भाई साहब से मैं बात करूँगी। परंतु भाभी ने सख्ती से मम्मी को मना कर दिया, यह कहकर कि वो मुझे और ज़्यादा कष्ट देंगे कि मैंने बाहर जाकर ये सब बातें आप लोगों को क्यों बताई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे डैडी ने घर पर आकर बताया कि उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है। यह सुनकर तो भाभी और भी ज़्यादा दुखी हो गई। वो कहती थी कि अब मैं कैसे जीऊँगी, तुम लोगों से अपना दुख सुख बांट लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। भाभी के मायके वाले भी आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न नहीं थे और उनके माँ बाप की उम्र भी ज़्यादा थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये सब बातें बताकर वो अपने माँ बाप को दुखी करें। 1 महीने के बाद हमारे दूसरे शहर में जाने की तैयारी हो गई। हम लोग जब अपने घर का सामान बांध रहे थे तो भाभी ने उसी बीच में हमें बताया कि वे गर्भवती हैं। हमें जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हम उनके लिए प्रार्थना भी करते रहते थे। भाभी भैया ने हमारे जाने के 1 दिन पहले हमें खाने पर भी आमंत्रित किया। जिस दिन हमारी ट्रेन थी, बड़े भारी मन से हम लोग भैया भाभी से मिले। हमारे मकान मालिक भी काफ़ी दुखी थे हमारे जाने से, क्योंकि मकान मालिक की बहू से भी हमारी अच्छी दोस्ती थी। हम लोग के दूसरे शहर में जाने के बाद
भाभी ने बताया कि उनका तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। कभी कभी मैं और मेरी मम्मी उनसे फ़ोन पे बातें कर लेते थे। अब मेरा 12वीं का रिज़ल्ट भी आ गया था और मैंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था और मैं कॉलेज जाने में व्यस्त हो गई। थोड़े ही दिन के बाद भाभी ने फ़ोन कर बताया कि बगल में तुम्हारे वाले पोर्शन में नए किराएदार आ गए हैं। लेकिन इस किराएदार के आने से भैया बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इस परिवार में कोई भी औरत नहीं है। 3 भाई और उनके पिताजी ही हैं। पिताजी सरकारी नौकरी में हैं। माताजी की 4 वर्ष पूर्व बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। इस तरह समय बीतता गया और भाभी को बहुत प्यारा बेटा भी पैदा हो गया। 2-3 महीने ससुराल में रहने के बाद भाभी फिर से भैया के पास लौट आई थी, क्योंकि भैया को खाने की परेशानी होती थी। धीरे धीरे भाभी और भैया का बेटा भी थोड़ा बड़ा होने लगा। बगल में किराए से रहने वाले लड़के बच्चे को प्यार से खिलाते थे। बच्चा भी उनसे घुल मिल गया था। जब तक भाभी का बेटा उनके पास रहता था, भाभी अपना घर का काम निपटा लेती थी। लेकिन भाभी को इस तरीके से उन लड़कों से बातें करते देख भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो भाभी को हमेशा ही इस बात के लिए टोकते रहते थे। करीब 1 साल के बाद मकान मालिक के ज़रिए हम लोगों को खबर मिली कि भाभी ने जहर खा लिया और उनकी मौत हो गई। यह सुनकर हमारे भी पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद हमारा दिल इतना बेचैन और ख़राब हो गया कि ये भाभी ने क्या कर लिया। हमने जब मकान मालिक से उसकी पूरी जानकारी विस्तार से लेनी चाहिए तो उन्होंने घुमा फिरा के बस इतना ही बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने जहर खा लिया। लेकिन एक दिन मैंने मकान मालिक की बहू को फ़ोन लगाया और उनसे अच्छे से सारी बात को पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाभी जब एक दिन बच्चे को बगल वाले लड़के की गोद में दे रही थी तो उनका हाथ उस लड़के के हाथ से छूट गया था और वो दोनों काफ़ी करीब खड़े थे। तो अचानक भैया आ गए और जब उन्होंने भाभी को उस लड़के के इतने पास में खड़े देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर से उस दिन उन्होंने भाभी को बहुत बुरी तरह बेल्ट से मारा। इतनी बार बेल्ट खाने के बाद भाभी का दिल भी अब टूट गया था और उनका सब्र भी ख़त्म हो गया था। भैया भाभी को मारकर कहीं बाज़ार चले गए, परंतु भाभी ने गुस्से में आकर सल्फास की गोलियां खा ली। सल्फास की गोलियां खाने के बाद उन्होंने मकान मालिक की बहू को जाकर सारी बात बता दी कि आज वे फिर कैसे भैया के हाथ से पीटी हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ठान लिया है और उन्होंने गोलियां खा ली। सारी घटना बताकर भाभी अपने कमरे में लौट आई। कुछ ही देर में उन्हें उल्टियां होने लगी और उल्टियां करते करते उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब भैया घर आए तब तक भाभी की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। उन्होंने दौड़कर मकान मालिक को बुलाया, क्योंकि वे स्वास्थ्य अधिकारी भी थे। उनकी मदद से भाभी को लेकर एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 2 घंटे के इलाज के बाद भाभी ने दम तोड़ दिया। भैया बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और कह रहे थे कि वापस लौट आओ। उधर बच्चा भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था और लगातार रोए जा रहा था। आनन फानन में मकान मालिक ने भैया को प्राइवेट गाड़ी बुक कराकर उनके घर भेज दिया। रातों रात भाभी की लाश लेकर भैया अपने घर के लिए रवाना हो गए ताकि पुलिस केस ना हो। भाभी की नासमझी और चुलबुलापन उनकी मौत का कारण बन गया। उधर भैया को भी अब अच्छे से अकल आ गई थी कि किस प्रकार उनके शक करने और अत्याचार की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। और उससे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का था कि 1 साल के बच्चे की माँ उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब पति पत्नी के रिश्ते में शक आ जाता है और विश्वास की कमी हो जाती है तो किस तरह रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जैसा कि इस घटना में आपने सुना। उम्मीद करती हूँ कि इस घटना को कहानी के रूप में सुनने के बाद आपको भी कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।
हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।